नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष मीना, सह आचार्य, इतिहास विभाग, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। आज के इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास का एक प्रमुख टॉपिक गुप्त साम्राज्य की कला एवं संस्कृति पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम लेते हैं मूर्ति कला। भारतीय कला में ओज और सौंदर्य का भाव और वास्तविकता का जैसा पूरा मिलन गुप्त युग में होता है, वैसा और कभी नहीं हुआ। मथुरा, बनारस, पाटलिपुत्र कला के प्रमुख केंद्र थे। इस काल की 3 मूर्तियाँ मिली हैं। महात्मा बुद्ध की एक ताम्र मूर्ति सुल्तानगंज बिहार में मिली है। यह मूर्ति इस समय इंग्लैंड के बर्मिंघम अजायब घर में रखी हुई है। दूसरी मूर्ति मथुरा में मिली है, जिसमें बुद्ध खड़े हुए हैं। तीसरी मूर्ति सारनाथ बनारस में मिली है, जिसमें बुद्ध को पद्मासन लगाए हुए दिखाया गया है। एक मुखी और चतुर्मुखी शिवलिंग की पूजा गुप्त काल की ही देन है। गुप्त कलाकारों ने शिव के अर्धनारीश्वर रूप की कल्पना की, जिसमें शिव को आधा पुरुष और आधा नारी दिखाया गया। एमपी में उदयगिरी में विक्रमादित्य द्वारा बनाई गई एक वराह अवतार की एक विशाल मूर्ति मिली है। भरतपुर के पास भी रूपवास में 4 बड़ी मूर्तियां मिली हैं, जिसमें एक बलदेव कृष्ण के भाई की 27 फीट ऊंची है। दूसरी लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है जो 9 फीट ऊंची है। झांसी जिले के देवगढ़ में विष्णु की मूर्ति मिली है। सूर्य की मूर्तियां भूमरा के मंदिर में सूर्य की एक सुंदर मूर्ति मिली है। अजमेर में कामा में सूरज के 7 घोड़े दिखाए गए हैं। अब हम देखते हैं वास्तुकला। वास्तुकला पर संक्षिप्त नज़र डालें तो अमरावती, नागार्जुन, कोंड और अजंता के चित्र गुप्तकालीन हैं। झांसी जिले के देवगढ़ नामक स्थान पर गुप्तकाल का एक दशावतार का मंदिर मिला है। भूमरा एमपी में है और यहाँ पर एक शिव मंदिर मिला है। नचना कुठार में एक पार्वती मंदिर मिला है। जबलपुर के तिगवा स्थान पर एक विष्णु का मंदिर मिला है। और नरसिंहगुप्त बालादित्य ने नालंदा में ईंटों का एक बौद्ध मंदिर बनवाया था और यह 300 फीट ऊंचा है। सारनाथ का गमेख स्तूप गुप्तकालीन नहीं है। यह स्तूप 128 फीट ऊंचा है। तो इन सभी जगहों पर हमें वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिलते हैं। अब है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं आंध्रा में हैं। ये गुफाएं पहाड़ों को काटकर बनाई गई हैं। इसमें बड़े बड़े कमरे हैं। इनकी दीवारों पर अत्यंत सुंदर चित्रकारी की हुई है। अजंता की गुफाओं में 16 और 17 नंबर अधिक प्रसिद्ध है और 16 व 17 नंबर की गुफा जो है वो 65 फीट लंबी है और 16-17 फीट चौड़ी है। गुप्तकालीन अन्य गुफाओं में भिलसा एमपी में उदयगिरी की गुफाएं हैं। यहाँ पर वराह अवतार की मूर्ति सबसे सुंदर है। अब देखते हैं चित्रकला। गुप्त चित्रों में सबसे अच्छे उदाहरण अजंता की गुफाओं की दीवारों पर, ग्वालियर की बाघ गुफाओं में, पुदुकोट्टई के सीतानावासल मंदिर में, लंका में सिंगिरिया की चट्टानों में, अजंता की गुफाओं में और बुद्ध के जन्म से संबंधित यहाँ पर चित्रकारी की गई है। उनके जीवन, उनके निर्वाण की और उनकी जीवन की विविध घटनाओं का चित्रण यहाँ पर किया गया है। तो एक बहुत ही सुंदर उदाहरण हमें चित्रकला का यहाँ पर दिखाई देता है। संगीत को लें तो कालिदास और विशाखदत्त की कृतियाँ
अभिनय, संगीत और नृत्य के गान की दृष्टि से अनुपम है। और अब देखते हैं सिक्के। गुप्तकालीन सिक्के बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं। आप सभी को पता है कि सबसे अधिक सोने के सिक्के जो है वो हमें गुप्त काल से ही प्राप्त हुए हैं। सिक्कों का अपना महत्व है, उससे राजा की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक स्थिति का भी पता चलता है, राज्य की सीमाओं का पता चलता है। अब हम कुछ राजाओं के समय के महत्वपूर्ण सिक्कों पर चर्चा करेंगे, जैसे चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्के। सिक्कों के मुख्य भाग पर चंद्र प्रथम और रानी कुमार देवी खड़े हैं। राजा रानी का नाम लिखा हुआ है। सिक्कों के पृष्ठ भाग पर दुर्गा शेर की सवारी करते हुए दिखाई गई है। इसमें लिच्छवी लिखा हुआ है। फिर है समुद्रगुप्त के सिक्के। अनेक प्रकार के सिक्के मिले हैं। तांबे और सोने दोनों प्रकार के सिक्के मिले हैं। सोने के सिक्कों का भार 118.122 ग्रेन है। तांबे के सिक्कों पर गरुड़ का चित्र और समुद्र लिखा है। समुद्रगुप्त ने प्रथम बार सिक्कों पर अश्वमेध प्रकार जो हैं सिक्के अश्वमेध प्रकार के हैं। एक तरफ यहाँ इसमें राजाधिराज की उपाधि लिखी हुई है और दूसरी तरफ अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ है। मतलब प्रथम बार उन्होंने अश्वमेध प्रकार के सिक्कों चलाए थे। दूसरा है धनुर्धर प्रकार के सिक्के, जिसमें समुद्र और अप्रतिरथ यानी अद्वितीय वीर लिखा हुआ है। तीसरे प्रकार के सिक्के, इसमें व्याघ्र टाइप के सिक्के हैं। व्याघ्र मतलब टाइगर टाइप के हैं, जिसमें व्याघ्र का चित्र दिया हुआ है। चौथी प्रकार के सिक्के हैं जिसमें वीणावादक प्रकार के सिक्के अपन कह सकते हैं, जिसमें कि महाराजा धीराज श्री समुद्रगुप्त लिखा है और वो वीणा वादन कर रहे हैं। पांचवें प्रकार के सिक्के में परशु या भाला प्रकार लिखा है। छठी प्रकार में पताका प्रकार यानी स्टैंडर्ड टाइप के सिक्के हैं। अब हम देखते हैं चंद्रगुप्त सेकंड के सिक्के। इस समय भी हमें कई प्रकार के सिक्के मिले हैं। घुड़सवार प्रकार, इन सिक्कों पर लिखा है कि महाराजा धीराज चंद्रगुप्त सेकंड पृथ्वी को अपने अच्छे चरित्र से जीतने के बाद स्वर्ग को जीतने की कामना करता है। भार की दृष्टि से 3 प्रकार के सिक्के हमें मिले हैं, जिसमें 121 ग्रेन, 125 ग्रेन और 132 ग्रेन। तांबे व चांदी के सिक्के भी उस समय चलन में थे। आपको इतनी विस्तृत जानकारी बहुत ही संक्षिप्त में मैं दे रही हूँ, चूँकि इतिहास का ये भाग जो है वो आपके सामान्य ज्ञान के प्रश्नों उत्तर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको मैं छोटी छोटी जानकारी बहुत ही सटीक शब्दों में, बहुत कम शब्दों में आपको इसमें मैं नोट्स टाइप में देने की कोशिश कर रही हूँ। अब है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के समय गुप्त काल के सिक्कों में सबसे अधिक कुमारगुप्त के सिक्के मिले हैं। 9 प्रकार के उन्होंने सिक्के चलाए थे। इन सब सिक्कों पर लिखा हुआ है पृथ्वीपति अजीत महेंद्र कुमारगुप्त स्वर्ग को जीतता है। और अब देखते हैं स्कंदगुप्त और अन्य गुप्तों के सिक्के। स्कंदगुप्त के सिक्कों पर क्रमादित्य लिखा हुआ है, जो उनकी उपाधि थी। इनके सिक्कों का भार जो है 132 और 144 ग्रेन है। गुप्त काल के सिक्के जो है वो कुषाण सिक्कों से अधिक श्रेष्ठ थे। अब हम देखते हैं सामाजिक दशा। गुप्त काल के समय सामाजिक दशा कैसी थी? तो भारतीय समाज 4 वर्गों में विभक्त था और इन वर्गों का आधार गुण और कर्म न होकर जन्म ही था। मतलब जन्म से ही जाति निर्धारित की जाती थी। याज्ञवल्क्य ने 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया है। अंतरजातीय विवाह होते थे। अब हम देखते हैं 2 प्रकार के विवाह जो होते हैं, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह किसे कहते हैं।
अनुलोम विवाह में ऊंची जाति का लड़का जब नीची जाति के लड़के से विवाह कर लेता है तो उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। प्रतिलोम विवाह, ऊंची जाति की लड़की निम्न जाति के लड़के से जब विवाह कर लेती है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। मैंने आपको सरल भाषा में इसे समझाने की कोशिश की है। अब है न्याय व दंड व्यवस्था, वो वर्ण पर आधारित थी। वेश्यों को व्यापारिक एवं औद्योगिक क्षेत्र में इनकी श्रेणियां थी जो अत्यंत प्रभावशाली थीं। वेश्यों को नगर सभाओं में भी प्रतिनिधित्व प्राप्त था जो कि व्यापार करते थे। अब हम देखते हैं स्त्रियों की स्थिति कैसी थी उस समय। तो संयुक्त परिवार प्रथा थी, गोद लेने की प्रथा भी थी, आर्यों में नियोग की प्रथा भी थी। सन बाय लिवाइरेट यानी पुत्र प्राप्ति के लिए जो विवाह किया जाता है उसे नियोग प्रथा कहा जाता है। बड़े घर की स्त्रियों को विद्या अध्ययन की भी स्वतंत्रता थी, वो विद्या अध्ययन कर सकती थी, पढ़ सकती थी। इस काल में सती प्रथा प्रचलित थी लेकिन यह सर्वप्रिय नहीं थी। इसके कुछ उदाहरण आपको मिलेंगे लेकिन जनसाधारण में यह प्रचलित नहीं थी। अब देखते हैं शिक्षा। शिक्षा में स्त्रियों के आश्रम, मंदिर, मठ विद्या के प्रमुख केंद्र थे। पाटलिपुत्र, पिष्टुपुरम, उज्जैनी, पद्मावती, परमपुर, मथुरा, अयोध्या, बनारस, नासिक, नालंदा, ये जो हैं वो ऊंची शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध दार्शनिक असंग, नागार्जुन, वसुबंधु, दिगनाग की कृतियों तथा अन्य महायान बौद्ध पुस्तकों के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता था। अब हम देखते हैं धार्मिक दशा। धार्मिक दशा में हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ। इस काल में प्राचीन वैदिक धर्म जो है वो नए रूप में उसका उदय हुआ था, जिसे पौराणिक धर्म भी कहा जाता है। ईसा से 1400 ईस्वी पूर्व व्यास मुनि द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है। भारत को बढ़ाकर जो है फिर बाद में उन्हें महाभारत बनाया गया। इस युग में पुराण और स्मृतियाँ विशेष रूप से प्रसिद्ध हो गई थी। इस काल में वैदिक रीतियाँ जैसे अश्वमेध इत्यादि का दोबारा मतलब अश्वमेध रीति यज्ञ वगैरह वापस दोबारा शुरू हो गए थे। मतलब हिंदू धर्म का पुनरुत्थान इस समय हो गया था और वैष्णव मत की सर्वप्रियता में भी वृद्धि हो रही थी। कृष्ण को विष्णु का अवतार माना गया। पूरे भारत में जो है वो वैष्णव मत सर्वप्रिय हो गया था। इस समय शैव मत की भी लोकप्रियता थी। गुप्त, पल्लव और गंग वंशों के सम्राट जो है अधिकतर वैष्णव थे, परंतु वाकाटक, नल, मैत्रक, कदम और परिवाज्रक वंश के शासक जो है प्राय वो शैव थे। इस समय सूर्य, नाग और यक्षों की भी पूजा प्रचलित थी। सूर्य मंदिर हमें मंडोर, मालवा में मिला है। ग्वालियर, इंदौर, आश्रमक, आंध्र प्रदेश और बंगाल में भी मिला है। और इसके अलावा हमें ग्वालियर पद्मावती में एक यक्ष मंदिर और राजगृह बिहार के पास मणिनाग में एक यक्ष मंदिर मिला है। अब हम देखते हैं आर्थिक स्थिति। औद्योगिक स्थिति कैसी थी, व्यापार धंधा कैसा था। अनेक औद्योगिक और व्यापारिक संघ मौजूद थे। व्यापार में भारत के प्रमुख नगर जैसे पेशावर, मथुरा, कौशाम्बी, ताम्रलिप्ति, भरूच, उज्जैन, विदिशा, प्रयाग, बनारस आदि जो है वो सड़कों से एक दूसरे से मिले हुए थे। भारत
ने जो है पानी के जहाज बनाने में भी काफ़ी उन्नति प्राप्त कर ली थी और वो आयात और निर्यात दोनों यहाँ से होते थे। भारत से क्या क्या भेजा जाता था उसमें है मोती, मूल्यवान हीरे, जवाहरात, नीलम, कीमती पत्थर, कपड़े, सुगंधित वस्तुएं, धूप, मसाले, नील, औषधियाँ, नारियल, हाथी दांत की वस्तुएं आदि विदेशों में जाती थी और वहाँ से सोना, चांदी, तांबा, टीन, सीसा, सिल्क, कपूर, खजूर, शंख और घोड़े ये विदेशों से भारत में आते थे। उद्योग धंधे देखते हैं तो उद्योग धंधों में क्या था। प्रसिद्ध उद्योग धंधा जो है उस समय भी कपड़ा उद्योग ही था। कपड़ा बनाना, जहाज बनाना, लोहे की वस्तुएं बनाना, मूर्तियां बनाना, हाथी दांत की वस्तुएं बनाना और चित्र बनाना भी इसमें शामिल था। और कपड़ा उद्योग जो है वो सबसे प्रमुख था। फिर है कृषि और भूमि का स्वामित्व कैसा था। देश की मुख्य उपज जो है वो गेहूँ, चना, जौ, ज्वार, बाजरा, मसाले, पान, तेल के बीज, रुई, नील, धूप, पटसन, चावल और गन्ना थी। इस युग में आधुनिक जमींदार प्रथा विद्यमान नहीं थी। कृषकों को उनके परिश्रम का 33 से 50% तक भाग मिलता था। तो इस प्रकार हम जो है उनकी देखते हैं कि आर्थिक दशा जो है गुप्त काल में अच्छी थी, व्यापार उन्नत था। अब देखते हैं कि गुप्त काल के पतन के क्या कारण रहे होंगे, तो इसे संक्षेप में हम जान लेते हैं कि एक तो है दुर्बल शासक। स्कंदगुप्त के बाद जो है कोई योग्य शासक नहीं हुआ। दूसरा हम मानते हैं साम्राज्य पर बाह्य आक्रमण, कि गुप्तों को निर्बल बनाने में सबसे बड़ा हाथ जो है वो हूणों का था। हूण आक्रमण अब स्टार्ट हो गए थे और इन लोगों ने रोम साम्राज्य के समान गुप्त साम्राज्य को भी गहरा धक्का पहुंचाया। फिर है सामंतों और प्रांतपतियों द्वारा स्वतंत्र होना। जब शासक निर्बल हो गए तो ये लोग स्वतंत्रता की उन्होंने घोषणाएं करने लगे। नेक्स्ट है आंतरिक कलह। केंद्रीय शासन कमजोर होने के कारण जो है आंतरिक कलह उत्पन्न हो गई। नेक्स्ट है साम्राज्य की विशालता। साम्राज्य बहुत विशाल था और योग्य शासक न होने के कारण जो है वो उनमें कलह उत्पन्न हो रहा था और वो धीरे धीरे स्वतंत्र हो रहे थे। फिर है भूमि पर दबाव बढ़ना। भूमि पर दबाव बढ़ने के कारण भी जो है लोग अलग अलग होने लग रहे थे और उनमें भी स्वतंत्रता की भावना पैदा हो गई थी। फिर है आपके कई पद जो है वो वंशानुगत हो गए थे। तो वंशानुगत होने से जो है योग्य व्यक्ति नहीं होकर और दूसरे व्यक्तियों द्वारा जब पद धारण किया गया तो उन्होंने उस पद की गरिमा को बनाए नहीं रखा। अहिंसात्मक नीति। स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों ने जो है वो कहा जाता है कि बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो बौद्ध धर्म अपनाने के बाद जो है उन्होंने अहिंसा को अपना लिया था, युद्ध नीति त्याग दी थी। एक है कि इसमें बाद की जो गुप्त शासक थे उसमें अदूरदर्शिता का परिचय दिया। दूरदर्शिता नहीं थी तो धीरे धीरे जो है उन्होंने अपने साम्राज्य को खो दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य जो है वो उसका पतन हुआ। धन्यवाद।